अब वो कहेंगे जी हम ईमेल कैसे करें, डिफरेंट तरह के बंदे होते हैं, ठीक। स्टडी वालों को जो है ना वीज़ा अप्लाई करना है, या बैचलर कर लिया और अब मास्टर्स करने लगा, किसी की पॉलिसी कंफर्टेबल ज़रूर होती है, ज़रूरी नहीं है कि गैप है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उल्टा ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा डिफरेंट है, अमेरिका डिफरेंट है। मैं कैसे लिखता हूँ जिस पे मेरा कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। अच्छा जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे। कंट्रीज़ का कि 3 स्ट्रीम्स हैं वहाँ जाने की, और किस स्ट्रीम का क्या फ़ायदा है किस मुल्क के हवाले से। अच्छा, अब इस वाले के अंदर अब हमने बात करनी है, आप स्टडी ढूंढते कैसे हैं। मैंने यूके वाली जो सीरीज़ बनाई है मेरे दोस्तों, वही सेम टू सेम तरीका है। आप चाहे कनाडा जाना चाह रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, चाहे आप यूके जाना चाह रहे हैं, चाहे अमेरिका जाना चाह रहे हैं। देखें, 2 लिंक्स मैंने उस वीडियो में दिए थे, findamasters.com, findaphd.com, ठीक है। आप उस लिंक पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाएं, आपने को वहाँ से अपनी फ़ील्ड का नाम लिखें। मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, लेट्स सपोज बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। एक तरीक़ाकार ऐसे है, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप कोर्स के बजाय आप यूनिवर्सिटी ढूंढें। अब यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या करेंगे, आप रैंकिंग वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, क्यूएस रैंकिंग की, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं, वो भी लिंक आ रहा होगा। तीसरा आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटीज़ इन शिकागो, यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन, ठीक है। इस तरह से आप सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके अपना पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हैं। वहीं पे आपको उसकी फ़ीसिज़ पता लग जाएंगी और रिक्वायरमेंट्स, जनरल रिक्वायरमेंट्स हमने सीरीज़ के अंदर बात की हुई है कि एसओपी लिखना होता है, और आपको जो है ना वो वीडियो में आप देख लें, वो लेटर लिख के आपको एडमिशन सबमिट करना होता है। अच्छा, मैं उन सारी बातों पर ना दोबारा जाना नहीं चाह रहा, तो मैं क्विकली, क्योंकि मकसद ज़्यादा वीडियोस बनाना नहीं है, मकसद आपका ना अपना टाइम ज़ाया करना है, मकसद है कि आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है ना। तो अब हम सीधा ये देखते हैं कि लेट्स सपोज के मेरे भाई आपने अमेरिका बैचलर करने आना है, इंटरमीडिएट के बाद आप ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। आपने इसी तरह से यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, यूनिवर्सिटी ढूंढ के आपने उस यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन अप्लाई करना है, एडमिशन अप्लाई करने के बाद, एडमिशन अप्लाई करने के एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो आपको आइल्स या टोफिल करना है। चाहे आप इंग्लैंड जा रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, आपको आइल्स या टोफिल करना ज़रूरी है। सारे मुल्क दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, कोई अमेरिका टोफिल को प्रीफर नहीं करता, आइल्स एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, अब यूनिवर्सिटी स्पेसिफ़िक और कंट्री स्पेसिफ़िक हम बाद में बात कर लेंगे किसी और टाइम पे। एक जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हजरात मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ये काम ज़रूर करें। सबसे पहले आइल्स, अगर आप डिप्लोमा लेवल पे जा रहे हैं तो आपको 5.5 ओवरऑल लाजमी चाहिए होगा। इससे कम आएगा तो आपको इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ 6 या 6.5 रिक्वायर करती हैं। मास्टर्स पे जा रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ 6.5 या 7 बैंड के ऊपर आपको एडमिशन देती हैं। पीएचडी इज़ आल्सो द सेम। अगर आपने किसी इंग्लिश मुल्क कंट्री के अंदर पहले से लिया हुआ है, एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, या आपकी नेशनलिटी किसी इंग्लिश कंट्री की है, तो आपको ये एग्जाम्पशंस वेव हो जाती हैं। अब कुछ भाई सवाल ये करते हैं कि जी हमने एजुकेशन जो है वो टोटल इंग्लिश मीडियम में की है। देखें, टोटल जो आपने इंग्लिश मीडियम में की है वो क्राइटेरिया डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। इन मुल्कों में यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी इख्तियारात दिए हुए हैं। यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। अगर यूनिवर्सिटी उस आपके एविडेंस को या लेटर को यूनिवर्सिटी के हर चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो आपको वेव ऑफ कर सकती है। अदरवाइज़ वो वेव ऑफ नहीं होगा। तो वो आपको जो एडमिशन्स डिपार्टमेंट है उनको ईमेल करनी पड़ती है, वो फिर उस बात का जवाब देते हैं। अब वो कहेंगे जी हम ईमेल कैसे करें। मेरे भाई, जब आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मैंने तरीका बताया है, उस वेबसाइट के ऊपर
आप एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट के अंदर नीचे लिखा होता है कि ये ईमेल एड्रेस है, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप इनको रब्ता करें। आप उसको ईमेल लिखते हैं। ईमेल लिखने का तरीका अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा आके, तो वो भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह सिखा दूंगा। वैसे ईमेल में आप उन्हें कहते हैं कि ये मेरी है कंडीशन और मुझे वेवर चाहिए, वो उसका रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा, कि स्टडी वाला, अब हमें एडमिशन मिल गया, अब हमें स्टडी वालों को जो है ना वीज़ा अप्लाई करना है। मेरे दोस्तों, वीज़ा अप्लाई देखें, दो डिफरेंट तरह के बंदे होते हैं, ठीक है। एक बंदा ये कि जिसकी एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, उसने एफएससी की है, आगे बैचलर करने लगा है, देन या बैचलर कर लिया और अब मास्टर्स करने लगा है, कंटिन्यूटी है एजुकेशन के अंदर। अच्छा, अब और दूसरी बात ये होती है, हम कहते हैं ना जी वो फलाना मुल्क वीज़े बड़े स्पीड से दे रहा है, फलाने मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका रिजेक्ट करता है, यूके वीज़े दे देता है। देखें, आप दो तरह के बंदे होते हैं, एक जो कि एजुकेशन कंटिन्यूसली लेके चल रहा है और किसी की पॉलिसी कंफर्टेबल ज़रूर होती है। इस बात को हम मान सकते हैं कि उनकी पॉलिसी कंफर्टेबल है, लेकिन पॉलिसी डिफ़िकल्ट किन लोगों के लिए होती है? अगर पॉलिसी डिफ़िकल्ट है तो वो किन चीज़ों को नज़र में रख रहे होते हैं? देखें, बैचलर्स लेवल तक गोरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि आप माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। मास्टर्स के ऊपर आके आप इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, ठीक है। अब वो जो है मास्टर्स करने की ख्वाहिश, आप माँ बाप से पैसे ले रहे हैं। कैटेगरीज़ ऐसी भी होती हैं कि जिन्होंने बैचलर्स करने के 5 साल जॉब की है, प्रोफेशनल जॉब में अपने पैसे सेव किए हैं, उसके बाद वो आगे मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, उनको एडमिशन मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि गैप है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर दूसरा बंदा, एक जो कंटिन्यू एजुकेशन कर रहा है उनको वीज़ा मिलता है, दूसरा जो कंटिन्यूअली एजुकेशन नहीं कर रहा, जॉब करके आया है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है और उल्टा ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं देन इट बिकम लिटल बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपने पहले क्या किया है वो टाइम पीरियड कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं एक नॉन स्किल्ड जॉब के ऊपर काम किया है, मुझे उसकी प्रॉब्लम मुश्किलात नज़र आई हैं और अब मैं जो है एक स्किल्ड जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे वीज़ा दिया जाए, वो भी एक्सेप्टेबल होता है, वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अब जनरल क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी मुल्क में आपने वीज़ा अगर अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा, तो आपके पास जो फ़ंड्स होने चाहिए, ऑलमोस्ट हर मुल्क में आपको पहले साल के फ़ंड दिखाने होते हैं खाने पीने के। जैसे यूके में 9 महीने के हैं, यूएसए में भी ऐसे ही हैं। 1 साल के फ़ंड्स आपको, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक पूरे टेन्योर के थे, जब तक के वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, जब हम कंट्री स्पेसिफिक बात करेंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन आपको स्टेटमेंट कितने की दिखानी होती है, ये सवाल आता है, हमें स्टेटमेंट कितने की दिखानी है? स्टेटमेंट आपको दिखानी है अपनी पूरी फ़ीस की, कोर्स की, प्लस आपके जो पहले साल के एक्सपेंसेस हैं उनको आपको दिखाना है, ठीक है। अब वो बन रहे हैं 2000, वो बन रहे हैं 50,000, आपको उसकी स्टेटमेंट दिखानी है। कोई बुलशिट नहीं है कि हमें 5 करोड़ की दिखानी है, हमें 10 करोड़ की दिखानी है, हमें फ़लाना करना है, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, स्टेटमेंट वीज़ा अप्लाई समझ आ गया। अब हम जो है ना, अगर आप कंसल्टेंट हायर नहीं करते, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद हर यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी, यूके में वो कैश इशू करते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। इसी तरह अमेरिका में I-20 बोलते हैं, वो I-20 इशू करते हैं। वही डिपार्टमेंट जब आपको ये डॉक्यूमेंट दे देता है तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा ऑफिसर के नाम, अच्छा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा डिफरेंट है, अमेरिका डिफरेंट है। बाकी 3 मुल्कों में आप क्या करते हैं, आप वीज़ा ऑफिसर के नाम लेटर लिखते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। उसको लिखने का तरीका सही आना चाहिए, वो भी मैंने आई थिंक किसी वीडियो में बताया, मैं नहीं बताया तो मैं आपको वो भी बता दूंगा मैं कैसे लिखता हूँ, जिस पे मेरा कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। आपने वो लेटर लिखना है वीज़ा ऑफिसर के नाम, आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कंफर्मेशन ऑफ स्टडीज़ लगानी है, ठीक है, और आपने स्टेटमेंट लगानी है साथ में। स्टेटमेंट उतने पैसों की जो कि आपका टोटल कोर्स, मिसाल के तौर पे 10,000 पाउंड या $10,000 का कोर्स है आपका,
तो उस 10,000 में से आपने 3,000 पे कर दिए, तो पीछे कितना दिखाना है आपको? 7,000। ठीक है, प्लस खाने पीने का। अब हर मुल्क ने डिफरेंट क्राइटेरिया रखा होता है, जैसे यूके वालों ने रखा हुआ है तकरीबन 1200 पर मंथ के हिसाब से, इसी तरह अमेरिका का जनरली यही 1500 $2,000 $1,000 हर एरिया पे डिपेंड करता है ना। न्यूयॉर्क महंगा है, शिकागो सस्ता है, तो वही इंटरनेशनल ऑफिस आपको बताता है कि आपने इतने खाने पीने के फंड्स रखने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको कहा है जी $2,000 पर मंथ चाहिए, तो एक साल के कितने हो गए? 24,000। तो आपको $24,000 प्लस 7,000 जो फीस के बचे हुए हैं, $31,000 की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। वो आप ऑरलैंडो एक फॉरेक्स कंपनी है, ऑनलाइन आप जाके उनका कन्वर्जन रेट देखते हैं, उस डेट का जिस डेट पे आपने स्टेटमेंट निकाली है, आप उसका स्क्रीनशॉट उसके साथ अटैच करते हैं कि पाकिस्तानी रुपए इक्वलेंट टू इतने बन रहे हैं इस वेबसाइट के मुताबिक, और ये स्टेटमेंट मैंने साथ लगा दी है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है वो आप उसके साथ लगा के ये पूरी फ़ाइल जो है वो सबमिट कर देते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, इसमें फ़ाइल इवन आप किस तरतीब से रखते हैं ये भी चीज़ मैटर करती है। ठीक है, आपने सबसे पहले रखना है वीज़ा ऑफिसर के नाम लेटर। उस लेटर के नाम, मिसाल के तौर पे लेटर आया, लेटर पढ़ने के बाद वो दूसरी चीज़ क्या देखेगा? दूसरी चीज़ उसको चाहिए आपकी आइडेंटिटी, आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपका पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगी हुई होगी। उसके बाद आपको वो कन्फर्मेशन ऑफ स्टडीज़ देखेगा, उसके बाद आपकी एजुकेशनल की डिग्रियाँ देखेगा, और वो आपकी स्टेटमेंट देखेगा। ये सारी चीज़ें आपने इस तरतीब के साथ वहाँ पे लगा देनी है। अच्छा, उसके बाद अप्लाई हो गया। यूएसए के अंदर क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपको I-20 मिल गया है, आपने I-20 मिलने के बाद आपने DS फॉर्म भरना है। DS 160 भरने के बाद देयर आर 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म हैं, DS 160, DS 260। 160 होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए, 260 होता है इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए। तो ये जो स्टडी वाला वीज़ा है ये नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में आता है। 160 हम फिलअप करते हैं। हम फॉर्म फिलअप करने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं। उस फॉर्म के अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स जाती हैं कि नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, फ़लाना 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 सारी चीज़ें। और जब डेट लेते हैं तो आप वो फॉर्म की कॉपी एहतियातन आप अपना कंफर्मेशन I-20 अपना बैंक स्टेटमेंट ले जाते हैं। वैसे पाकिस्तान में कभी कभी वो मांग लेते हैं कि पास मी ओवर योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी हिस्ट्री से वो सेटिस्फाई हो गया तो वो नहीं मांगता। विज़िट वीज़े में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो कभी भी नहीं मांगते। यहाँ तक की वीडियो में कोई भी अभी तक सवाल आए हों, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए हों, प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए कि शेयर करना सदका जारिया है, किसी और को अच्छी बात ये पता लगेगी तो हम सबका इंशाल्लाह मिलकर भला होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।